Hello my dear friends, this is Shiva Rathore from Mr. Paris series. My dear friends, आज के एपिसोड में जिस शख्सियत से हम रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर सचिन यादव। इंजीनियर सचिन यादव जसराना विधानसभा से हैं और जिला फिरोजाबाद से यूपी से बिलोंग करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शख्सियत है जिसे आप देख रहे हैं, जिनसे मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये अमेरिका में पढ़ने गए थे और अमेरिका का अनुभव जसराना विधानसभा में शेयर करेंगे। तो आज मिस्टर सचिन की कहानी, सचिन की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं? बस आपका आशीर्वाद है। आजकल सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कल 15 अगस्त है और त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है, तो आप देश के लिए, अपने समाज के लिए और जिला फिरोजाबाद की जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ श्योर। मैं सारे क्षेत्रवासियों को, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं आने वाले रक्षाबंधन की और जन्माष्टमी की अभी से ही ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान के आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे और ये जो आने वाले दिवस हैं, आने वाले त्यौहार हैं, इनमें आपके घरों में बहुत सारी खुशियां आए, ऐसा मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सचिन जी, बड़ा नाम सुना है आपका। आप समाजवादी पार्टी से आवेदन किए हैं क्या? जी सर, मैंने समाजवादी पार्टी से जसराना से आवेदन किया। गुड। अगर आप विधायक बनते हैं, अगर समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और आप जसराना से विधायक बनते हैं, माना X = 0, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी कि आप बाहर पढ़ने गए थे, आपका जो अनुभव है, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, जसराना क्षेत्र है, वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहाँ शिक्षित लोग तो काफ़ी हैं, लेकिन शिक्षित लोगों के साथ साथ बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मेरे जितने भी साथी हैं, नौजवान साथी हैं, वो रोजगार ढूंढ रहे हैं और ख़ासकर जब ये कोरोना काल चला है, इस दौरान तो रोजगार बहुत ही मुश्किल हो गया है हमारे साथियों को मिलना। और जो आज की सरकार है सेंट्रल में और स्टेट में, वो लगता नहीं है कि उनके कार्यों से रोजगार देना उनकी प्राथमिकता है। तो मेरा बस यही सबसे पहली मेरी प्राथमिकता यही होगी कि अगर मैं इस लायक बनता हूँ और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो बेरोजगारों के लिए रोजगार ढूंढने का कोई ना कोई एक एजेंसी बननी चाहिए, एक सरकारी एजेंसी बननी चाहिए। आपने देखा होगा शहरों में, खासकर विदेशों में, कि एक एजेंसी होती है जो नौजवानों को, शिक्षित पढ़े हुए लोगों को उनके रोजगार ढूंढने में भी मदद करती है। तो हमारे यहाँ कुछ एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें सारे जो मेरे साथी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनका एक उसमें डेटाबेस हो, उनकी उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये तो है सर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है जहाँ पे उसका जो बेरोजगार लोग जो है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। वो बहुत पुराना है, कोई यूजेज नहीं कर रहा। आपको उसको जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे उसको यूज करना चाहिए और फिर उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। एक डेटाबेस बना लेना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको रेगुलरली अपडेट करना और साथ ही उस डेटाबेस को यूज करके आप उस तरफ काम करना कि हमारे यहाँ, हमारे डेटाबेस में किस तरह के लोग ज़्यादा बेरोजगार हैं और उनको रोजगार हम किस तरह से दे सकते हैं, उस पर कुछ काम करना, वो भी होना चाहिए। अगर सिर्फ डेटाबेस बना लेने से ही एजेंसी सफल मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि इस तरफ कुछ कदम उठा। सरकारी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है सर, सरकारी होता है, बढ़ ही नहीं रहा। आप देखिए, उसका कहीं यूजेज है, कहीं यूजेज नहीं है। वो अलग बात है कि गवर्नमेंट वहाँ से डाटा कलेक्ट नहीं कर रही है, तो ये तो अलग बात है। लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, हाई स्कूल के बाद बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहाँ पर। नहीं सर, ऐसे तो बहुत सारी जो एजेंसीज हैं सरकारी की, वो है, लेकिन आज किसी भी वजह से वो काम नहीं कर पा रही हैं या अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हैं। कोई तो ऐसी वजह है। आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या माइंड मेकअप किया हुआ है? नहीं, मेरा सबसे बड़ी आपने माइंड मेकअप किया, वो क्या किया? आप विलायत पढ़ने गए थे, आप अमेरिका पढ़ने गए, तो आपने वहाँ पे किस जो रिसर्च किया था या जॉब के लिए गए थे, क्या रहा? मैं एक्चुअली मैंने
इंजीनियरिंग किया वहाँ से, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। हम्म, साथ ही में मैंने इकोनॉमिक्स से मैंने बैचलर्स किया, तो मैंने डबल मेजर्स किया था, इंजीनियरिंग विद इकोनॉमिक्स। तो ये मेरी वहाँ से एजुकेशन थी। उसके बाद मैंने वहाँ पर जॉब किया, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड ट्रस्ट, एक वहाँ पर बैंक है उसमें काम किया, फिर बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया, फिर टोयोटा फाइनेंशियल सर्विसेज, एक लॉस एंजलिस के पास एक टॉरेंस जगह है जहाँ पर टोयोटा का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर फिर मैंने जॉब किया। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया मेरे फादर के साथ कि मुझको वापस आना चाहिए, तो फिर मैं वापस आ गया। ओके। तो अब यहाँ आपने जसराना विधानसभा के लिए जो आपका ये यूथ है उसके लिए आपने क्या माइंड मेकअप किया हुआ? नहीं, जैसा कि आपने कहा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के यूथ के लिए। मेरी विधानसभा के लिए नहीं, जिले के लिए नहीं, पूरे प्रदेश और देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का हो गया है, क्योंकि बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और बेरोजगारी पे काम करना हर सरकार की, चाहे जो ये वर्तमान सरकार है या आने वाली जो भी सरकार है, और मैं चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी की ही सरकार बने, सरकार को बेरोजगारी पे काम करना ही पड़ेगा, वरना हमारा देश और हमारा नौजवान बहुत पिछड़ जाएगा। आपको कैसे लगता है कि आपकी सरकार आपकी सरकार बोले तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? आपको कैसे लगता है? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये जो सरकार है, इसने जो वादे किए थे, बहुत अच्छे वादे किए थे। आप सब कुछ जानते हैं, आपने सब कुछ देखा हुआ है। तो उन वादों के ज्यादातर वादे फेल हो गए, और जनता उन वादों को समझ रही है कि जिस सरकार ने जो वादे करके सरकार में आए थे, वो अपने वादे पूरे करने में फेल रहे। और समाजवादी पार्टी में, पुरानी सरकार में, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो भी वादा किया उसके 90% वादे पूरे करने की कोशिश की, और रिकॉर्ड तोड़ टाइम में, मतलब ये बहुत ही कम समय में, क्योंकि एक होता है कि प्लानिंग करना और प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंटेशन करके एग्जीक्यूट कर लेना, वो उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारी जनता है, प्रदेश की जनता है, वो उन पर विश्वास करेगी। अच्छा, उन्होंने कितनी मेहनत की, मैं समझता हूँ वो भी तो शायद ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे, तो जब वो आए तो नेताजी ने उनको 224 सीटें दी और मुख्यमंत्री बना दिया, और उन्होंने इतनी मेहनत की कि वो 224 से 50 सीटें रह गई दोबारा जब चुनाव हुआ। तो नहीं, देखिए, इसमें उनका कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। विदेशी अनुभव था ना? नहीं, देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो जनता का मन होता है, जनता बहुत भोली भाली होती है सर। तो जनता का जब मन होता है, तो जब एक सरकार आई, सेंट्रल में आई, और उन्होंने इस तरह के आसमान से तारे तोड़ने वाले वादे किए, तो जब आदमी वादा करना बहुत आसान चीज़ है, मैं कोई भी वादा कर सकता हूँ जो नामुमकिन हो, और लेकिन भोली वाली जनता बहुत ही प्रतिष्ठित आदमियों पे और सरकार पे विश्वास कर लेती है। तो जो हमारी सरकार 2017 में गई, वो इसलिए नहीं गई कि समाजवादी पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया, वो इसलिए गई कि बीजेपी ने ऐसे वादे किए जो बहुत ही लुभावने वादे थे, बहुत ही अट्रैक्टिव वादे थे, और जनता ने सोचा कि शायद ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये शायद अगर पूरे हो गए तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो वो उस वादे के लुभावने चक्कर में, अट्रैक्टिवनेस में वो सरकार चली गई, ना कि हमारी काम की असफलताओं की वजह से। और 2022 में जो सरकार बनेगी, वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पुराने कामों को देखते हुए, पुराने वादों को एग्जीक्यूशन तक पहुंचाने के हुनर को देखते हुए ही बनेगी। गुड। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ये यूथ हैं, युवा हैं, और इनके अंदर एक जज्बा है काम करने का, और अनुभव है। इनके पिताजी भी राजनीति में रहे, इनके चाचा भी राजनीति में रहे, और राजनीतिक परिवार है। तो दूसरा ये है कि इनका जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो स्टडी का, जॉब का जो संघर्ष इन्होंने किया है, तो जायज़ सी बात है कहीं ना कहीं उसका इनको लाभ मिलेगा, और अगर आगे ये बढ़ते हैं तो क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। आपने जो समय दिया, अमूल्य समय में से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। और मैं आपको पुनः 15 अगस्त के लिए जो राष्ट्रीय पर्व है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं आपको देता हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।